हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल। चैप्टर 9 11th क्लास का बायोमोलिक्यूल। तो देखिए, बायो का मतलब होता है आपका लाइफ से या लिविंग थिंग्स है। ठीक है, लाइफ से या लिविंग थिंग्स। ठीक है, या तो लाइफ से हो गया या लिविंग थिंग्स है। ठीक है, यानी कि जीवन से होता है। ठीक। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, हिंदी में अणु बोलते हैं, या केमिकल, एक केमिकल होता है। ठीक है, अभी केमिकल समझिए। ठीक है, एक तरह का केमिकल होते हैं तो इन्हें मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आप इन्हें अणु बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब है जीवन का मतलब हो गया लाइफ या लिविंग थिंग्स, बायोम का मतलब, सॉरी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी बेसिक इकाई क्या होती है लाइफ की, जो भी लास्ट चैप्टर में देखा, सेल। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होगी सेल। तो इस सेल के अंदर जितने भी केमिकल पाए जाएंगे, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक, ये केवल इतना, ये इसका नाम का इंट्रोडक्शन हो गया। इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल। तो इसमें हम कई सारे टॉपिक देखेंगे, आज कवर करते हैं। और ये ऊपर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ये क्यों बनाया गया है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। ठीक, तो देखिए लाइन टू लाइन पढ़ के देखते हैं। तो देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। देखिए, बायोस्फीयर कहते हैं ये जितना भी हमारा ये वायुमंडल होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। कि ये बता रहा है कि देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर, कि हमारे जो ये वायुमंडल है, इसमें बहुत तरह के क्या पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जो भी हो, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए। ठीक है, तो वो सब जो है वाइड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग तरह के, मतलब बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कितना कितना होते हैं। ठीक है, तो नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड्स, कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल, कि जितने भी लिविंग हैं क्या वो सेम केमिकल के बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। डेट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए, एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कहीं, जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है, या कैल्शियम लिखा हुआ है। ठीक है, और पोटेशियम हो गया आपका, पोटेशियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एलिमेंट्स। ठीक, ये होते हैं आपके एलिमेंट्स, इस तरह के कहते हैं एलिमेंट्स। जैसे साथ में ऑक्सीजन भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके एलिमेंट्स। ठीक, अब एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड से पहले एक चीज और आती है, कंपाउंड से पहले एक चीज क्या आती है, मॉलिक्यूल, जो हमारे चैप्टर का भी नाम। मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन प्लस O2 माइनस, ठीक है, -2। तो ये क्या बनाते हैं, H2O। देखिए, ये क्या है, ये तो है एलिमेंट आपके। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है क्या, मॉलिक्यूल। ठीक है, यही मॉलिक्यूल अगर किसी और चीज के साथ जुड़ जाएगा, मान लीजिए कुछ और अदर अदर वो हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एक और मॉलिक्यूल हो गया, कुछ कुछ भी हो गया, ये मान लीजिए कुछ भी हो गया, तो इसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। देखिए, एलिमेंट को मिलने से, एलिमेंट्स को मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ये मॉलिक्यूल बनता है, ये पानी का एक अणु है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल को मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड। ठीक है, जिसे हिंदी में यौगिक भी कहते हैं शायद। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये बता, केमिकल का मतलब इससे है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या उसमें सेम तरह के एलिमेंट और कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड, के केमिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म की जाती है, ये आप पढ़ेंगे उसमें, केमिस्ट्री में। इफ यू परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, animal tissue or microbial waste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective content per unit mass of living tissue। तो देखिए, ये कहना चाह रहा है कि अगर हम एनालिसिस करें प्लांट पे, एनिमल पे और माइक्रोबियल मतलब बैक्टीरियाज पे, तो हम क्या पाते हैं, हम एक लिस्ट पाते हैं, एलिमेंट लाइक कार्बन, किसकी लिस्ट पाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर, और इसी तरह के
और बहुत सारे कंटेंट। पर यूनिट मास का मतलब हो गया कि यूनिट या तो आप ग्राम में ले लीजिए, ग्राम में ले लीजिए, किलोग्राम में ले लीजिए, माइक्रोग्राम में ले लीजिए। तो इनमें से किसी भी की भी बात कर सकता है कि अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो ग्राम पर यूनिट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। मान लीजिए 1 इंच मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक एक इंच में नहीं, कि उसके एक पर्टिकुलर एरिया में उसका वेट इतना है, तो इस तरह से बस ये इसका खेल है पर यूनिट का। पर यूनिट मास, पर यूनिट मास कि एक यूनिट में कितना वेट है। तो इसमें पर्टिकुलर वो नहीं दे रखा कि ग्राम की, या यूनिट का मतलब होता है कोई भी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन द पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग मैटर, तो वी ऑब्टेन ए सिमिलर लिस्ट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट। देखिए ये कहना चाह रहा है, या तो हम एक प्लांट या एनिमल सेल, प्लांट प्लांट या एनिमल सेल, ठीक है, एक प्लांट सेल होगी, इसे एनिमल सेल को ये बनाते हैं, ये लो, ये प्लांट सेल होगी या एनिमल सेल होगी, ठीक है। अगर हम दोनों को एनालिसिस करेंगे तो हम ये वाले लिस्ट पाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर कंपाउंड इस तरह के, ठीक है। तो अगर हम अर्थ की रस्ट लेते हैं, यानी कि मिट्टी ले लेते हैं, मान लीजिए एक ली हमने मिट्टी, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उसमें भी सेम ही तरह के एलिमेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, या इन दोनों लिस्ट में कुछ अंतर होगा, ठीक है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इन एब्सोल्यूट टर्म में कहें तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ्स क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, सैंपल और अर्थ क्रस्ट में, मान लें कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स में, या मिट्टी की बात कर लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट का मतलब ये हो, ऑल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, तो वही प्रेजेंट होते हैं किसमें, लिविंग टिश्यू में, जैसे एनिमल सेल होगी, प्लांट सेल होगी या माइक्रोब्स होगी, तो उनमें भी यही लिस्ट होती है सेम। हाउएवर ए क्लोजर एग्जामिनेशन रिवेल दैट relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element in higher is higher in any living organism than the earth crust। तो ये बताना चाह रहा है, देखिए ये क्या बताना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो। अगर हम क्लोजर एग्जामिन, ज्यादा जूम हो गया, देखिए अगर हम क्लोज एग्जामिन करेंगे, क्लोजर एग्जामिनेशन रिवेल दैट रिलेटिव एब्यूडेंस, मतलब कितने पर वो है उसमें हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट, ये इस मोटा मोटा कहना चाह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट अदर एलिमेंट, ये कुछ और भी एलिमेंट होते हैं अलग, तो ये क्या है हायर मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, एनी लिविंग टिश्यू में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये हायर मात्रा में पाए जाते हैं किसकी तुलना में, अर्थ क्रस्ट की तुलना में, ठीक है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है नया पॉइंट, हाउ टू एनालाइसिस केमिकल कंपाउंड। देखिए हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपाउंड, तो इसे पढ़ने से पहले ये जो ऊपर डायग्राम बना रखा है इसे एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली। तो देखिए देखिए ये क्या है, ये है आपका एक, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, ओखली कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या कहते हैं, मूसला वूसला कहते हैं, पता नहीं जो देख कहते हैं, जिसकी भाषा में जो कहते हो, देखिए फोटो तो दिख रहा है आप समझ जाइए, इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह के एक वो लेंगे कुछ जो भी है पेस्टल, और ये एक पोर्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ये जो है आपका, ये है आपका प्लांट सेल, ठीक है, कोई प्लांट सेल मान लीजिए, वेजिटेबल मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, देख लेंगे क्या है। और ये शायद लीवर सेल का एग्जांपल दे रखा है, मतलब एनिमल सेल। तो एक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को एक साथ इसमें लिया, मूसले में इसमें कूटा, उसके बाद में क्या बना, ये एक कुछ प्रोडक्ट बना, तो इस प्रोडक्ट को क्या किया हमने, दोनों का मिक्सचर है और कूटा हुआ पिसा हुआ है, तो एक कॉटन क्लॉथ लिया, ये क्या है, ये कॉटन क्लॉथ है, ठीक है। तो एक कॉटन क्लॉथ लिया, इसके अंदर भरा और इसे टाइट करके निचोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें से जो एक पानी वाला हिस्सा निकला, वाटर जैसा, वाटर टाइप में, तो इसे बोलते हैं हम एसिड सोल्यूबल पूल, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, इसे बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है। तो ये हो गया एसिड सोल्यूबल पूल। और लेकिन जो बाकी कपड़े में बचा, क्योंकि निचोड़ेंगे तो सारा कुछ तो आने का ना, केवल पानी पानी आएगा, ठीक है। तो जो कपड़े में बचा उसे बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है।
तो ये जो हमने ये मिक्स किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये एक एसिड होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो उसके साथ में मिक्स के करके कोटे थे। तो उसमें से जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड के साथ में क्या था, सोल्यूबल था। सोल्यूबल मतलब घुलनशील, मतलब कि उसके साथ घुल सकता आसानी से, तो वो मिल जाएगा आपको एसिड सोल्यूबल पूल में, ठीक है। और जो नहीं घुल पाएगा वो मिल जाएगा आपको एसिड इनसोल्यूबल पूल में। तो देखिए एसिड इनसोल्यूबल पूल में मेनली क्या क्या होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। पॉलीसैकेराइड दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया, अब दिख जाएगा। या तो पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये मिल देंगे, प्रोटीन मिलेंगी, लिपिड्स मिलेंगी और न्यूक्लिक एसिड। तो दीज ये क्या है, मेनली क्या है, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है आपकी सेल के। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब जो इनका जिनका वेट क्या, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 800 डाल्टन से अधिक होता है, ठीक है, उसे कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब एक ही तरह की कुछ, जैसे मान लीजिए इस शेप का मॉलिक्यूल है, तो इसी शेप के अदर मॉलिक्यूल ज्यादातर इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के भी होते हैं। तो इन्हें मेनली क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। ये बस बता दिया यहाँ पे, आगे जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, एक होता है एसिड सोल्यूबल पूल, एक होता है एसिड इनसोल्यूबल पूल। एसिड इनसोल्यूबल पूल उसे कहेंगे जो कपड़े में वापस बच जाएगा, जो मोटा मोटा होगा वो, और जो लिक्विड की तरह होगा उसे कहेंगे एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है, या फिल्ट्रेट, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कह दो, या तो फिल्ट्रेट बोल दो या एसिड सोल्यूबल पूल कह दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन। देखिए, वी कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पूछना चाह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह के क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, ठीक है। तो इस आंसर को हम कैसे फाइंड करें, तो इसी में नीचे दे रखा है, टू गेट एन आंसर, इस आंसर को जानने के लिए वन हैज टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। तो हमें क्या है, केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में जो अभी हमने ऊपर लिया था, या वेजिटेबल और पीस ऑफ लिविंग लीवर, सॉरी, पीस ऑफ लीवर। तो इस दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों लिविंग है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि दोनों डालने, दोनों नहीं डालने, दोनों में से एक चीज, या तो वेजिटेबल ले लो या पीस ऑफ लीवर ले लो, ठीक है। ये जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है, कुल मिला के मतलब है कोई लिविंग थिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना, जैसे आपने बोलते हैं ना ग्राइंडर, मिक्सर होती है, ग्राइंडर भी बोलते हैं वही। ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखिए 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो हो गया, और इस सीधा क्या आ गया, एसिटिक एसिड, ठीक। यूजिंग ए मोर्टल एंड पेस्टल, देखिए मोर्टल कहते हैं वो नीचे जो बर्तन दिख रहा है मोर्टल, ये इसे मोर्टल कहते हैं इंग्लिश में, और ये पेस्टल, पेस्टल माने मूसला, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। यूजिंग मोर्टल एंड पेस्टल, ठीक, ग्राइंड कर देंगे हम। उसके बाद में वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, एक थिक, थिक मतलब क्या है, एक थिक पदार्थ मिलेगा। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रो ए चीज क्लॉथ, क्योंकि एक चटनी टाइप बन जाएगी ना, ये बोल रहा है वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, एक चटनी टाइप का कुछ बन जाएगा, मतलब ना तो वो लिक्विड रहेगा और ना ठोस रहेगा, मतलब एक चटनी टाइप, दोनों का मिक्सचर हो, जिस तरह की आपने देखी हुई चटनी वगैरह उस तरह का, ठीक है। वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ, तो हम इसे क्या करेंगे, एक चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से छान लेंगे, जैसे ऊपर दिखाया गया डायग्राम। वी वुड ऑब्टेन टू ट्रैक्शन, तो हमें दो तरह की चीजें मिलती है, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली कहें तो क्या है, द एसिड सोल्यूबल पोल, यानी कि जो एसिड में घुलने वाली चीज है, जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड है, एसिड सोल्यूबल पोल। एंड द सेकंड द रिटेंटेंट और एसिड इनसोल्यूबल पोल, रिटेंटेंट मतलब बचा हुआ, ठीक है, और या एसिड इनसोल्यूबल पोल फ्रैक्शन, या मतलब इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, जो मतलब बच चुका है कपड़े में। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, तो ये जो पानी वाला जो है उसमें जो साइंटिस्ट ने फाउंड किया उसमें थाउजेंड्स ऑफ, मतलब बहुत सारे, कई तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक। तो ये इतना था। आगे है, इन हायर क्लासेस you will learn about how to analyze living tissue sample and identify particular organic compound। तो आज की क्लासेस में हम सीखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
इट विल सफिस टू से हेयर, यहाँ इतना कहना काफी है कि डेट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, कि हमने कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया, देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निकली टिल वन हैज सेपरेटेड अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड। तो इसमें जो है कई सारी टेक्निक होती हैं, ये और ये क्या है, ये केमिस्ट्री जो मतलब केमिस्ट होते हैं वो करते हैं या साइंटिस्ट करते हैं कि एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरह से सेपरेट करने के लिए, तो मतलब कई सारे प्रोसेस होते हैं। इन अदर वर्ड वन आइसोलेट ए प्यूरिफाई कंपाउंड, तो एक ही कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। एनालिटिकल टेक्निक वर अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव एज एन आइडिया ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड द प्रोपेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो इसे क्या है, एनालिटिकल मतलब जो साइंटिस्ट है वो आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे सकते हैं एंड उसका स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये तो था उसके बारे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। देखिए जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं जो हम ने पाए हैं लिविंग टिश्यू से, वो क्या है, कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, इन्हें हम बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड मतलब जिसमें बीच में कार्बन आता है या कहीं भी मतलब उससे जुड़ा होता है, अभी एग्जांपल मिलेंगे आगे। हाउएवर living organisms have also got inorganic element and compounds in them। देखिए तो लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल के, बायोमोलिक्यूल में तो सभी आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए आप केमिस्ट्री पढ़ने तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या होता है, कार्बन से और कोई एलिमेंट जुड़े होते हैं शायद, ऐसे कुछ होता है। और इनऑर्गेनिक में जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इस तरह के। ठीक है, ये तो एलिमेंट हो गए। और इसी तरह में मतलब इनऑर्गेनिक में भी यही चीजें आती हैं, जैसे मैग्नीशियम की बात कर दी हमने, कैल्शियम की बात कर दी, इस तरह के। ठीक है, तो हाउ डू वी नो दिस, तो हम ये कैसे जानेंगे, किसके बारे में भी बात करना है, अब कर रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, इनऑर्गेनिक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, एंड कंपाउंड। तो अब हम कैसे जानेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन, हमें एक थोड़ा अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वन वेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, एक स्मॉल अमाउंट का लिविंग टिश्यू लेंगे, से लीफ और लीवर, दोबारा से मतलब या तो एक पत्ती ले लो या लीवर ले लो, एंड दिस इज कॉल्ड वेट यानी कि गीला वेट। एक तो होता है ड्राई वेट, एक होता है वेट। वेट मतलब ये होता है, वेट मतलब गीला और वेट मतलब वजन। ठीक है, तो एंड ड्राई इट, तो इसे क्या करेंगे, हम जलाएंगे या सुखाएंगे। ठीक है, ऑल द वाटर इवोपरेट, इवोपरेट का मतलब भाप बनना, इवोपरेट का मतलब उड़ जाना भाप बनकर। ठीक है, तो ऑल द वाटर, जितना भी पानी होगा उसमें, जैसे पत्ती में क्या होती है, गीली होती है ना, पानी होता है सब चीजों में, तो उसे जलाएंगे तो जल के वो राख की तरह हो जाएगा और उसमें से क्या हो, पानी उड़ जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट, तो जब उसकी राख राख बचेगी तो उसे बोलेंगे हम ड्राई वेट। ठीक है, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, बर्न का मतलब अगर पूरी तरह से जल जाएगा टिश्यू, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, तो जो उसमें जितने भी कार्बन कंपाउंड थे तो वो क्या बन होके ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे। ठीक है, तो उसमें से कार्बन तो निकल गया और वाटर भी निकल गया, तो CO2 क्या हो गया, कार्बन से उसके फॉर्म में निकल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड की, और वाटर वेपर की फॉर्म में निकल गया, एंड ये क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, किससे, लिविंग टिश्यू से। तो व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश, ऐश मतलब राख। ठीक है, तो उसे जो रह जाएगा उसे बोलेंगे ऐश। दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, तो ये क्या करती है, इस ऐश में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरह के, जैसे मैंने बताया कैल्शियम मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फोस्फेट, ईटीसी, मतलब इस तरह के भी होते हैं, आर आल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, ये किस में मिलते हैं, हम एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, इस तरह के, जैसे क्या हो गया, फोस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया। ठीक है, आर आल्सो सीन इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक, ये एसिड सोल्यूबल पूल एक ही बात है, सोल्यूबल का मतलब है पानी वाले में,
Therefore, elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon etc. तो जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, एलिमेंट मतलब हम देखेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, किस तरह के एलिमेंट है, किसमें, लिविंग टिश्यू में। तो इसमें क्या मिलेंगे हमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब में मिलेगा। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड गिव एन आइडिया द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि हमें ये पता चलता है कि कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में, हाँ, तो लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या प्रेजेंट हैं और किस तरह के कितनी मात्रा में होते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड ईटीसी। देखिए, तो अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो हर जो कंपाउंड होता है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है, कीटोन जुड़े होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इस तरह से। बट फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो वी शैल क्लासीफाई देम इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस एंड फैटी एसिड। तो हम क्या देखेंगे, अमीनो एसिड की तरह, अमीनो एसिड के रूप में देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और बेस ऑफ फैटी एसिड, बेसिस फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड होते हैं। अब देखिए, ये सब था, इतना जो भी हमने देखा अभी तक, ये सब था आपका हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन, और उसमें क्या क्या होते हैं। देखिए, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टेबल होती है, कभी भी क्वेश्चन बन जाता है इन पर से। तो देखिए, इधर एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं, पेन रेड लेते हैं यार। तो देखिए, हाइड्रोजन, इधर एलिमेंट्स के नाम है, इधर वेट ऑफ, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, इधर ह्यूमन बॉडी का है और इधर अर्थ क्रस्ट का, ठीक है। तो एक कंपैरिजन दे रखा है, देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये किस में ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन। तो ये चारों चीजें किस में ज्यादा होती हैं, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। तो ये ज्यादा होती हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में और कम होती हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो ये उधर ज्यादा होती हैं, और इसमें ये ज्यादा होती हैं आपकी सल्फर, इसमें सॉरी सल्फर भी आता है, 5 चीजें होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है, ये आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो ये किस में ज़्यादा होते हैं, अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट याद रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये किस में ज़्यादा होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बॉडी में। और ये बचे हुए, ये किस में ज़्यादा होते हैं, ये होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो एक लिस्ट यहाँ दे रखी है, रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग टिश्यू, कि इनऑर्गेनिक जो होते हैं उनमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा, सोडियम को Na कहते हैं, पोटेशियम को K कहते हैं, मतलब ये डिनोट करते हैं, कैल्शियम को Ca++, इस तरह के। तो देखिए, अब बात करते हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड containing an amino group and an acidic group as a substitution on the same carbon, that is alpha carbon। देखिए, ये एक कार्बन है सेंटर में, सॉरी, ठीक है, ये एक कार्बन है। तो इस पे क्या है, एक तो है अमीनो ग्रुप, NH2 करके ऐसे कुछ होता है, अमीनो ग्रुप हो गया, ठीक है। एक है आर, आर क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। एक क्या है, हाइड्रोजन, और एक है आपका COOH, एक है एसिडिक ग्रुप। जो जो इन्होंने बताया वही वही बना, देखो, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप हो गया, ठीक है। एंड एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप हो गया, ठीक है। और एज एसिडिक ग्रुप एज ए सब्सटीट्यूट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। ये क्या है, अल्फा कार्बन, क्योंकि सारी चीज इसी पे ही है। हैंस दे आर कॉल्ड ए अल्फा अमीनो एसिड, दे आर सब्सटीट्यूट मीथेन। ये क्या होते हैं, सब्सटीट्यूटेड होते हैं मीथेन के, मतलब मीथेन के सब्सटीट्यूट होते हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब बदल, बदल मतलब उसी का चैन दूसरा रूप होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 substituent group occupying the 4 valency of position।
तो यहाँ क्या होते हैं, 4 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं जो ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी, ये 4 वैलेंसी है, इसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ठीक है। तो दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड वेरिएबल आर ग्रुप। देखिए ये जो थे, ये मीथेन के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इनमें जो वेरिएबल ग्रुप होते हैं, दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन इधर है, कार्बोक्सिल ग्रुप इधर है जिसको पहले एसिड बताया गया था, और अमीनो ग्रुप ये है, ठीक है। और एक वेरिएबल ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप है जिसकी बात कर रहा, ठीक। डिजिग्नेटेड एज आर, जो आर के रूप में दर्शाया गया है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह का अमीनो एसिड है, ठीक है। अगर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 आर ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ दे रखा है प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। however those which are protein are only 20 टाइप, ठीक है, 20 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये बताया। द आर ग्रुप इन these proteinous amino acid could be हाइड्रोजन। देखिए जो आर ग्रुप था, जो आर ग्रुप था वो क्या क्या हो सकता है, या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या मिथाइल हो सकता है, या मिथाइल हो सकता है, ठीक है। अमीनो एसिड कोल्ड ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, या हाइड्रोक्सिल मिथाइल हो सकता है। हाइड्रोक्सिल मिथाइल का एग्जांपल यहाँ दे रखा है, क्या है, ये CH2OH, क्या हो सकता है, CH2OH हो सकता है। तो देखिए अगर हाइड्रोजन है तो इसे फिर बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, जो आपका अमीनो एसिड बनेगा, अगर आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन है आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, तो इसे बोल देंगे हम ग्लाइसिन, ठीक। अगर मिथाइल ग्रुप है तो उसे बोल देंगे एलेनिन, एलेनिन। और ठीक है, और अगर हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप है तो इसे बोल देंगे सेरीन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इन पर, ठीक है। अगर अमीनो एसिड में वेरिएबल ग्रुप पे आर पर, आर की जगह एच है, हाइड्रोजन है, तो इसे बोलेंगे ग्लाइसिन। अगर मिथाइल है, इसे मिथाइल बोलते हैं CH3 को, तो ये हो गया एलेनिन। और CH2OH है, ठीक है, उसे बोलते हैं सेरीन, ठीक है। 3 ऑफ द 20 आर शोन इन फिगर, ये फिगर में दिए गए हैं, अभी नीचे दिखा देंगे आपको, ठीक है। 3 दिए गए किस में से, 20 में से। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एजेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप। तो इनकी जो है प्रॉपर्टीज क्या है, एजेंशियली किसके ऊपर होती है, कार्बोक्सिल ग्रुप पे, जो आपका COH है, एंड द फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है। इसी के बेस पे होती है इनकी प्रॉपर्टीज। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक। देखिए ये किसके, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। देखिए अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि ये क्या, जो अमीनो एसिड है वो आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो एसिडिक का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है ग्लूटामिक, एसिडिक का एग्जांपल दे रखा है आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और बेसिक का एग्जांपल क्या दे रखा है, बेसिक का एग्जांपल दे रखा है लाइसिन, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। एंड एक न्यूट्रल दे रखा है वेलेनी, न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच जो है 7 है, ना 7 से ऊपर है ना 7 से कम है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल, ठीक। तो अमीनो एसिड ये हो गया इतना। चलो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। एसिडिक में क्या है आपका, बेसिक में क्या है, और न्यूट्रल में क्या है, ठीक है। तो एसिडिक में क्या है आपका, एसिडिक होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। देखिए इसके नाम में एसिड आ रहा है, तो इसी से आपको याद रखना है कि ग्लूटामिक एसिड एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद में है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा होता है, वैलीन, वेला, वेला मतलब थाली, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ये क्या होता है, इस तरह से याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वैलिन, ठीक है। तो वैलिन क्या होता है, न्यूट्रल। उसके बाद है लाइसिन, तो लाइसिन को आप याद रख सकते हैं, ये बेसिक ही होता है, ठीक है।
तो ग्लूटामिक एसिड और वैलिन के तो आप याद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। ये हो गया। इसके आगे क्या है, सिमिलरली देर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें शायद इस तरह की बेंजीन रिंग टाइप की बनती है ना, इस तरह का एरोमेटाइजेशन होता है, तो उस तरह के होते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्लियर करके, वो बताएंगे आपको कि एरोमेटाइजेशन क्या होता है। लेकिन आप एग्जांपल याद रख सकते हैं कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स टायरोसिन फिनाइलएलेनाइन और ट्रिप्टोफैन। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। देखिए ठीक है, पहले से पढ़ते हैं। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड चेन। देखिए अगर अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में अगर अमीनो एसिड को डाल दिया जाए तो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब बदल जाता है। ठीक है, एक ए फॉर्म है, ये बी फॉर्म है और ये सी फॉर्म है। तो ये जो बी फॉर्म है, ये वाली जो बी फॉर्म है, ये आयनिक जो फॉर्म है, आयन वाली, देखिए यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो इसे क्या बोलते हैं, बीज कॉल्ड जिविटर आयनिक फॉर्म। जुपिटर आयनिक फॉर्म। तो ये एक फॉर्म होती है जुपिटर आयनिक। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो बता देना, ठीक है। यहाँ तक बात थी आपकी किसकी, अमीनो एसिड की, कि किस तरह के होते हैं और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए ये मैंने इस डायग्राम के ऊपर बेस है, यही होता है। तो देखिए अब बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, पानी में क्या होती हैं, एक घुलनशील, मतलब घुलती नहीं है पानी में, ठीक है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। तो ये क्या होते हैं, सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं। ए फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, वो जो ऊपर भी था वो भी कार्बोक्सिल ग्रुप था, COOH, ठीक है। अटैच टू आर ग्रुप, ठीक है, एक आर ग्रुप से जुड़ा होता है, ठीक है, कौन सा, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो आर ग्रुप क्या होता है, जैसे आर ग्रुप का यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, कुड बी मिथाइल और इथाइल। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है और हायर नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है, जैसे कार्बन 1 से लेकर कार्बन 19 तक, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पाल्मेटिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। अगर कार्बोक्सिल वाला कार्बन भी जोड़ेंगे तो इसमें कितने होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, कहीं लिखा है, हाँ। देखिए देखिए पाल्मेटिक एसिड में, पाल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16, ठीक। आर्केडोनिक एसिड में कितने होते हैं, 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर आप काउंट कर लेंगे तो ये, ठीक है, ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्किडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ये तो देख लिया, ठीक है। तो फैटी एसिड, देखिए फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड। अगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड, यानी कि अगर डबल बॉन्ड ना है तो क्या है, फिर सिंगल बॉन्ड होगा ना, तो सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड विथ वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड होंगे एक या एक से ज्यादा तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। एक सिंपल लिपिड होती है, लिपिड इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है नीचे दिखाऊंगा अभी, ठीक है। विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब उसमें 3 OH ग्रुप होंगे और प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होंगे, ठीक है। 3 कार्बन पे 3 OH ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है। तो मैनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, वो कई तरह की लिपिड होती हैं जिनमें क्या होता है, ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है, ठीक। फैटी एसिड अभी ऊपर बताया क्या क्या होता है फैटी एसिड, ठीक है। तो हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्टिफाइड विद ग्लिसरॉल। एस्ट्रिफाइड का मतलब क्या होता है, एस्ट्रिफाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं ग्लिसरॉल फैटी एसिड से, ठीक है। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड, ठीक है, एंड ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में क्या होंगे, 3 ग्लिसरॉल होंगे और मोनो में एक होगा, डाई में 2 होंगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट।
These are also called fats and oil based on the melting melting points. तो melting points के आधार पे इन्हें हम क्या कहते हैं, या तो ऑयल बोलते हैं या क्या बोलेंगे, या तो ऑयल बोलेंगे या फैट्स बोलेंगे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एस्टिफाइड ग्लिसरॉल की, ठीक, फैटी एसिड की। तो ये हो गया इतना आपका। देखिए ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, देखिए ये याद रखना, ऑयल के पास जो होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कम तापमान देने पर वो जल्दी लिक्विड हो जाता है, या मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड तो पहले से रहता है। कम तापमान पे ही मान लीजिए पानी किस पे उबलता है, 100 डिग्री पे उबलता है, तो पानी का जो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी मान लीजिए किसी ऑयल का है 150 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका क्या होता है, ऑयल्स का कम होता है कंपैरिजन किसके, उसके फैट्स के, ठीक है। तो जनरली ऑयल एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, और ये क्या होते हैं विंटर यानी कि सर्दी, सर्दी में जो है ऑयल की फॉर्म में रहते हैं, जमते नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ऑयल। तो कैन यू आइडेंटिफाई फैट फ्रॉम द मार्केट, मतलब जिस तरह की घी वगैरह होते हैं उसकी बात होती है, ठीक है। सम लिपिड्स हैव phosphorus एंड phosphorylated organic compound in them। तो देखिए कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं या फोस्फोरस लाइक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इन देम। तो दीज फॉस्फोलिपिड दे हैव फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बताया था ना फॉस्फोलिपिड की बनी होती है उसी तरह से। और लेसिथिन, लेसिथिन इज वन एग्जांपल, ठीक है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूरल टिश्यू मतलब न्यूरल टिश्यू की बात कर रहा है, जो मतलब आपके ब्रेन से निकलने वाले जो टिश्यू होते हैं, नर्व होते हैं उसके, तो उनके पास लिपिड होती है, उनका जो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इतना बताया। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे, इसे पूरा कर लेते हैं बस आज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो है नंबर ऑफ, मतलब कई तरह के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे होते हैं, कहने का मतलब है। इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की, हेट्रोसाइक्लिक मतलब जैसे मान लीजिए 3 कार्बन की एक साइकिल है, ठीक है, और एक 4 की है, ठीक है। तो ये दो तरह की होगी, तो दो तरह की होगी तो मतलब दो तरह के मतलब अलग अलग तरह की, तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, ठीक है। तो सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन, उनमें से कुछ नाइट्रोजन हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस के भी इन्होंने एग्जांपल दिए, क्या हो सकता है, एडिनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। व्हेन फाउंड अटैच टू ए शुगर, जब ये नाइट्रोजन बेस अटैच करते हैं किससे, शुगर के साथ में, ठीक। नाइट्रोजन बेस किसके साथ अटैच करते हैं, शुगर के साथ, तो दे कॉल्ड न्यूक्लियोसाइडेज। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब नाइट्रोजन बेस आपके अटैच करते हैं किसके साथ में, शुगर के साथ में, तो इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए ध्यान से। देखिए ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। इसका एग्जांपल मान लिया हमने एडेनिन नहीं उठाया, सारे नहीं उठाए, बस एडेनिन उठाया, ठीक, ठीक है। एडेनिन ले लिया, ठीक है। एडेनिन को ऐड कर दिया हमने किसके साथ में, शुगर के साथ में, तो ये क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक। जब हम नाइट्रोजन बेस में से एक एग्जांपल लिया हमने एडेनिन, एडेनिन को शुगर के साथ में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए if a phosphate group is also found acidified to the sugar, देखिए दे कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। देखिए अब ये कह रहा है कि एक फॉस्फेट ग्रुप, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप हो, अगर उसे एसिडिफाइड मतलब एस्टर बॉन्ड के साथ में शुगर के साथ में जोड़ दिया जाए, ठीक है। एडेनिन प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइडेज तो है इतना, यहाँ शुगर है, और इसी शुगर से जो पहले से ही किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो पहले ही ये जो शुगर है, देखिए ये शुगर है, ये पहले से किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है इधर से, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस से तो जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। इसी शुगर को अगर हम इधर फॉस्फेट ग्रुप से जोड़ दें, फॉस्फेट ग्रुप से किसके थ्रू, एस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो इसी को हम बोलेंगे फिर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है, इसे बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन बेस को जब हमने, नाइट्रोजन बेस एडेनिन को जब हमने शुगर के साथ जोड़ा, तो ये बना न्यूक्लियोसाइडेज। तो उस न्यूक्लियोसाइडेज का एग्जांपल क्या होगा, जब हम एडेनिन के साथ जोड़ेंगे ये होगा एडिनोसिन,
ठीक है। और जब भी हम फॉस्फेट को एडेनिन शुगर, इस शुगर को एडेनिन और फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे तो उसका जो एग्जांपल आएगा एडिनाइलिक एसिड बोलेंगे उसे। ये है आपका न्यूक्लियोटाइड, यह आपका न्यूक्लियोसाइड। अगर समझ में ना आए हो वीडियो को दोबारा से पीछे करके दोबारा चालू करके देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देख सकते हो। एडिनाइलिक एसिड, तो इसके बाद क्या है, ये क्या सा होते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। थाइमिडिन, एसिडिक यूरेसिल एसिड, यूरिक यूरिसाइलिक एसिड, साइटिडाइड, ये सब एग्जांपल दे रखे हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के, अलग अलग उसके साथ में नाइट्रोजन बेस के साथ में। तो न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए आपका डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए और आरएनए फंक्शन जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, फंक्शन करते हैं जेनेटिक मटेरियल के तरह। देखिए यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि ग्लूकोज का, राइबोज का, ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं। देखिए ग्लाइसिन जो आपका क्या है, वेरिएबल ग्रुप है H, ठीक है, एलेनाइन, ठीक है, जिसमें वेरिएबल ग्रुप है CH3, ठीक है, और एक ये है आपका सेरीन, सेरीन, सेरीन क्या है, CH2OH, ठीक। तो सेरीन तो आपका एग्जाम्पल भी था, कहाँ का था बताओ, एसिड का था, बेस का था, या न्यूट्रल का था बताओ, एसिड, बेस, न्यूट्रल। देखिए एसिड में था आपका पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, बेस में क्या था आपका, बेस में था आपका सेरीन, और न्यूट्रल में क्या था, वेलिन, न्यूट्रल, ठीक है, वेलिन, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, तो इसके बाद है आपका, देखते हैं पाल्मेटिक एसिड। देखिए पाल्मेटिक एसिड देखते हैं, तो ये क्या होता है, एक फैटी एसिड होता है। देखिए इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप किससे जुड़ा होता है, आर ग्रुप से। आर ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, या CH3 और CH2। अगर इसमें हम कार्बन काउंट करेंगे, देखिए चले करते हैं, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, 2 और 14 ही हो गई, तो 14 तो 16। तो पाल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16। किसे काउंट करके, कार्बोक्सिल ग्रुप को काउंट करेंगे तब, ठीक है। ये होगी गिल्सरोल। गिल्सरोल बताया गया था आपको जब ऊपर पढ़ लेते हम, तो इसे बताया गया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन। ट्राई हाइड्रोक्सी, देखिए 1 2 3, क्या हो गया, ट्राई, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपीन, ठीक। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, सॉरी, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये प्रोपीन डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4, हाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक। ये है ट्राइग्लिसराइड, ये भी एक ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड है, स्ट्रक्चर थोड़े देख लेना, ध्यान में रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये फैट एंड ऑयल का। देखिए एडेनिन, जो हमने क्या देखा था, देखिए हमने देखा था नाइट्रोजन बेस, तो उसमें हमने एग्जांपल भी एडेनिन, एडेनिन का लिया था, ठीक है। एडेनिन को किसके साथ जोड़ा था, शुगर के साथ। शुगर कहाँ है आपकी, ये राइबोस शुगर ही होगी, ठीक है। मान लीजिए इसके साथ जोड़ा, तो ये और ये मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। देखो देखो ये दे रखा है, एग्जांपल भी दे रखा है, देखो एडिनोसाइन, जो हमने देखा था बना के। तो यहाँ ये क्या है, ये राइबोस शुगर है, ये क्या है, राइबोस शुगर है। तो इसमें इन्होंने क्या जोड़ रखा है, यहाँ पे एडेनिन जोड़ रखा है, ठीक है। राइबोस शुगर पे एडेनिन जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइडेज का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी इसी राइबोस शुगर पे यहाँ तो एडेनिन जुड़ा हुआ था, इतना तो है, ये इतना तो सेम है ना। यहीं पे ये जो इसका OH, ये CH2OH वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दिया, ठीक है। तो इसी को अब क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे, ठीक है। ये सब किस पे जुड़ा हुआ है, राइबोस शुगर पे, ठीक। ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो यार पसंद आ रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए फिर बाकी देखते हैं नेक्स्ट सब उसमें लेक्चर में, पढ़ते रहिए तब तक। Like, comment, and subscribe.